नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पौधों के वर्गीकरण को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम सूक्ष्म जीवों को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे जीव जो आकार में बहुत ही सूक्ष्म या छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि मनुष्य के द्वारा इन्हें नग्न आंखों का तात्पर्य ये हुआ कि बगैर किसी लेंस या बगैर किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से यदि ना देखा जाए तो उन्हें ही क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और इन जीवों को देखने के लिए लेंस या सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 नंबर की जो परिभाषा है वो ये है कि ऐसे जीव, ऐसे जीव जिन्हें मनुष्य के द्वारा नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है तथा जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या लेंस जैसे उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है, उन जीवों को ही क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव हैं ये सर्वव्यापी होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म जीव हर स्थिति में हर जगह पर पाए जाते हैं। चाहे मृदा हो, जल हो, वायु हो, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी कई संख्या में जो है वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हमारे अंदर, पौधों के अंदर, जानवरों के अंतर्गत, अर्थात ये क्या होते हैं, सभी जगह उपस्थित होते हैं। जल थल क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगी, प्राणी हो जाएंगे, पादप हो जाएंगे, सब में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, जो कि जल, वायु, मृदा, हमारे अंदर या प्राणी या पादपों में सब जगह क्या होते हैं, पाए जाते हैं। साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, ये सर्वव्यापी होने के साथ साथ विषम परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मनुष्य है, मनुष्य एक विशेष तापमान में ही रह सकता है। अगर हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो अगर थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हो जाए तो उसमें मनुष्य की जो है वो मृत्यु तक हो सकती है। वैसे ही जो सभी जीवधारी हैं वो एक नियत टेम्परेचर पर ही, एक नियत वातावरण में ही पाए जाते हैं। परंतु ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सर्वव्यापी होने के साथ साथ विषम परिस्थितियों में निवास हेतु अनुकूलित होते हैं। अर्थात जटिल से जटिल परिस्थिति या दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों में भी ये जीवन यापन जो है सुचारू रूप से चला सकते हैं। उदाहरण के लिए ये जो जीव हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों, जैसे तापीय चिमनी, जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है, इस पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। अर्थात तापीय चिमनियाँ जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है मृदा में काफ़ी गहराई तक जो है, बहुत अधिक गहराई तक जो है वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। चाहे मृदा की गहराई हो या बर्फ की कई परतों की गहराई हो, या फिर अगर हम देखें तो उच्च अम्लीय पर्यावरण हो जाएगा। उन सभी स्थानों पर जो है वो पाए जाते हैं। और जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है वो किस में कहा जो माइक्रोबायोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है। तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु जिन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ये सर्वव्यापी होते हैं और विषम परिस्थितियों में अनुकूलित होते हैं। अर्थात हर विकट या जो है विपरीत परिस्थिति में भी ये जो है वृद्धि कर सकते हैं। और इनका अध्ययन क्या कहलाता है, सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीवों में विविधता या सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीवों की जो विविधता है वो बहुत अधिक है। सूक्ष्म जीवों का जो संसार है वो अत्यंत क्या है, विविधता से भरा हुआ है। और ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है।
राइट, कि सूक्ष्म जीवों में विविधता को स्पष्ट करिए, या सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, या सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हम यहाँ पर सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों का जो संसार है वो अत्यंत क्या होता है, विविधतापूर्ण होता है। और सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सभी क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं। तो सभी जीवाणु एवं आर्किया जो है सूक्ष्म जीवों के तहत आते हैं। साथ ही साथ प्रोटोजोआ समूह के सभी जीवधारी, राइट। तो एक तो क्या हो जाएगा, जीवाणु समूह हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कवक, राइट, कवक में अगर हम देखें जो फंगई होता है उसमें सभी फंगई जो है सूक्ष्म जीवों में नहीं आती, लेकिन कुछ फंगई या कुछ कवक जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। तो कुछ कवक, कुछ शैवाल और कुछ चक्रधारी या रोटिफर जो हैं ये सभी भी सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ ऐसे जीव या पादप, राइट, या ऐसे जीवधारी जिनके शिशु जो कि बहुत छोटे आकार के होते हैं वो भी सूक्ष्म जीवों में आते हैं। साथ ही साथ विषाणुओं को भी सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित किया जाता है। तो हालांकि विषाणुओं को लेकर कई जो सूक्ष्म वैज्ञानिक हैं उनमें जो है विचारधाराओं में अंतर है। कुछ सूक्ष्म विज्ञानी इनको जो है सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित करते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीवी इनको क्या मानते हैं, निर्जीव मानते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, आर्किया, प्रोटोजोआ, तो सभी जीवाणु, सभी विषाणु, सभी आर्किया के साथ कुछ कवक, कुछ शैवाल, कुछ चक्रधर, राइट। साथ ही साथ कुछ जीवों तथा पादपों के जो शिशु जो कि बहुत छोटे आकार के होते हैं, और तथा विषाणु, ये सभी सूक्ष्म जीवों में आते हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये दोनों प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए या जंतुओं के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक होते हैं, राइट। अर्थात ये दोनों प्रकार के होते हैं। और जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं जब ये जंतुओं में या मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो शारीरिक संरचना है उसमें कई प्रकार का अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, और साथ ही साथ जंतुओं को या मनुष्यों को बीमार कर देते हैं, या सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से कई रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ कई जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका आर्थिक महत्व भी होता है, राइट, जिनका हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो है वो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को पढ़ लिया है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि जीवाणु किन्हें कहा जाता है, या जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, या लाभदायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं, या कवक किन्हें कहा जाता है इनके बारे में लिखिए, या जो है शैवाल, राइट, जो शैवाल है शैवाल किन्हें कहा जाता है, राइट, हानिकारक शैवालों के बारे में लिखिए, या फिर शैवाल के लाभ लिखिए, या प्रोटोजोआ जीवों से कौन कौन सी जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या विषाणुओं से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, या विषाणुओं के प्रमुख लक्षण लिखिए, शैवालों के प्रमुख विशेषताएं बताइए, या कवक से आप क्या समझते हैं। इस तरह के कई के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर हर एक जो सूक्ष्म जीव है उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, और हमारा फॉर्मेट यही रखेगा कि सबसे पहले जीवाणु, तो जीवाणु की विशेषता, राइट, तो जीवाणु की परिभाषा, इसकी विशेषता, फिर इसके लाभ, और इससे हानियां कि जीवाणुओं से क्या क्या हानि होते हैं। इस तरीके से हम पूरा पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु, या जिसे क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया कहा जाता है, राइट। जीवाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो जीवाणु सूक्ष्म जीव हैं जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। साथ ही साथ ये अकेंद्रित होते हैं, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, अर्थात ये कोशिका भित्ति युक्त होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर है वो एक ही कोशिका से क्या होता है, निर्मित होता है, और ये सबसे क्या होते हैं, सरल जीव होते हैं, राइट। तो जीवाणु
ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। ये सरल जीव होते हैं जो कि कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, परंतु अकेंद्रित होते हैं, अर्थात इनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो जीवाणु हैं ये सर्वत्र पाए जाते हैं, अर्थात मृदा में, बर्फ की परतों में, अधिक तापमान पर, बहुत कम तापमान, हर जगह पर ये क्या होते हैं, अवस्थित होते हैं। साथ ही साथ इनका जो आकार है वो बहुत छोटे से लेकर कुछ मिलीमीटर तक का हो सकता है। इनकी जो आकृति है वो गोल या कैसी वक्राकार या छड़ आदि के जैसी जो है इनकी आकृति होती है। ये सर्वत्र होते हैं, साथ ही साथ ये विषम परिस्थितियों में भी अनुकूलित होते हैं, अर्थात विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ये वृद्धि कर सकते हैं, जैसे मिट्टी में, अम्लीय क्षेत्रों में, जलधाराओं में, नाभिकीय पदार्थों में, भूपर्पटी में, कार्बनिक पदार्थों में, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी असंख्य संख्या में जो है वो जीवाणु या बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। राइट, जो जीवाणु की खोज है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो शुरुआत में एंटोनी जो था वान ल्यूवेक, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। इसके पश्चात कई जो सूक्ष्म जीवी वैज्ञानिक थे उन्होंने और भी जो है वो महत्वपूर्ण जो है बातें जीवाणुओं के बारे में कही है। जैसे लुईस पास्चर ने बताया है कि लुईस पास्चर के अनुसार जो जीवाणु हैं वो किण्वन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो साथ ही साथ रॉबर्ट कोच जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जंतुओं में कई रोगों का कारण क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। अब हम यहाँ पर जो है जीवाणुओं की विशेषताएं समझते हैं। तो दरअसल हमने कई विशेषताओं को परिभाषा में ही समझ लिया है। जैसे अगर जीवाणुओं की अगर हम विशेषताएं देखें तो यहाँ पर आपसे मुख्य परीक्षा में जीवाणुओं के गुण भी पूछे जा सकते हैं, जीवाणुओं के लक्षण भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सब का उत्तर यही है। तो जीवाणुओं की विशेषताएं, जीवाणुओं के गुण या जीवाणुओं के लक्षण जो हैं हम क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। पहला क्या होते हैं कि जीवाणु एक कोशिकीय एवं अकेंद्रित, अकेंद्रित मतलब क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सरल जीव होते हैं। तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सरल जीव होते हैं। साथ ही साथ इनकी कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है। जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जंतुओं की अपेक्षा पौधों से क्या होते हैं, ज़्यादा लाक्षणिक समानता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लक्षण के आधार पर ये जो है वो पौधों के ज़्यादा समीप माने जाते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो स्वपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। राइट, और कुछ जो स्वपोषी जीवाणु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्षमता भी रखते हैं। साथ ही साथ कुछ जीवाणुओं में पौधों के समान विटामिन के संश्लेषण या विटामिन के निर्माण की जो है क्षमता भी होती है। क्लियर। अब यहाँ पर जीवाणुओं के जो प्रकार हैं, तो जीवाणुओं के आकार के आधार पर, राइट, आकार के आधार पर जो जीवाणु है वो 4 प्रकार के होते हैं, और जैसा उनका आकार है वैसे ही जीवाणु होते हैं। गोल आकार का मतलब क्या हुआ, ऐसे जीवाणु जो कि जिनका आकार कैसा होता है, गोल होता है, उनको गोलाकार जीवाणु कहते हैं। राइट, ऐसे जीवाणु जो कि छड़ के समान क्या होते हैं, रॉड के समान, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर छड़ के समान। राइट, तो ये गोलाकार जीवाणु हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, छड़ के समान जो है जीवाणु हो जाएगा। फिर कामा आकार के जीवाणु, तो जैसे हम क्या रखते हैं, कोमा लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा। राइट, तो ऐसे जीवाणु जो कि इस तरीके से कोमा आकार के होते हैं, राइट, या सर्पिलाकार के हो जाएंगे। तो आकार के आधार पर गोलाकार, छड़ाकार और कामा आकार, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। अब हम यहाँ पर जीवाणुओं का महत्व या लाभ पढ़ेंगे। राइट, और ये प्रश्न भी कई तरीके से पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक होते हैं, या जीवाणु मनुष्य के लिए या जंतुओं के लिए कैसे लाभदायक होते हैं, समझाइए, या जीवाणुओं के महत्व या लाभ को बताइए। तो जीवाणुओं का महत्व या लाभ क्या है, इसको हम जो है निम्न बिंदुओं से यहाँ पर समझा सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में जीवाणुओं का महत्व। तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में जीवाणुओं का महत्व अधिक होता है।
सूक्ष्म जीव या जीवाणुओं के कारण ही मृदा की जो है उर्वरकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो जीवाणु मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है। यही कारण है कि जो नाइट्रोजन है, राइट, वो जो है जितने भी दलहनी पौधे हैं उनका मुख्य घटक होती है और जो दलहनी पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो राइजोबियम जो जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। साथ ही साथ जो एनावीना एवं जो नासटाक नामक जो है साइनोबैक्टीरिया है, ये भी वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम या वेडी राइजोबियम है इत्यादि, ये जो है लेग्यूमिनोसी। तो एक तो जो राइजोबियम है वो दलहनी पौधों में और बेडी राइजोबियम और राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनोसी, राइट, जो मटर कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है और ये भी नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है, राइट। साथ ही साथ जो एजोटोबैक्टर है और एजोस्पाइरिलम है ये तथा क्लोस्ट्रीडियम, राइट, तो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की जो कुछ जातियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कहाँ पर निवास करती हैं, मिट्टी में निवास करती हैं। तो ये तीनों उदाहरण एजोटोबैक्टर हो जाएगा, एजोस्पाइरिलम हो जाएगा और क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा, ये मिट्टी में पाए जाते हैं और ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फलस्वरूप ये क्या करते हैं, मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर अगला हो जाएगा उद्योगों में हो जाएगा, राइट। तो उद्योगों में भी इन जीवाणुओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे डेयरी उद्योग में जो है इनका उपयोग होता है। तो डेयरी उद्योग में दूध से चाहे दही बनाना हो, मट्ठा बनाना हो, मक्खन बनाना हो, पनीर बनाना हो, उनमें जीवाणुओं का जो है उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जब दूध में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, इसकी उपस्थिति के कारण ही दूध क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। फिर अगर हम देखें तो रेशों की रेटिंग उद्योग में भी जीवाणुओं का उपयोग होता है, राइट। अगर हम देखें तो जो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, तो क्लास्ट्रीडियम और ब्यूटेरिकम जो जीवाणु है इसकी सहायता से जो विभिन्न पौधे होते हैं, राइट, उनको जल में इन जीवाणुओं की मदद से सड़ाया जाता है और इन जीवाणुओं की मदद से ही जो रेशे होते हैं वो पौधों से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और इस विधि को ही क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जैसे जूट है, पटसन है, तो जूट एवं पटसन के जो तनों पर जो रेशे होते हैं उनको क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम की सहायता से उन रेशों को जो है पानी में सड़ाकर जो है अलग किया जाता है और उन रेशों से फिर रस्सियां बनाई जाती हैं और उनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, राइट। उसके बाद में हो जाएगा चर्म उद्योग में, राइट, जो जानवरों के चमड़ा होता है उसमें रोम होते हैं जिसकी वजह से हम चमड़े का उपयोग नहीं कर पाते हैं, परंतु जीवाणुओं की मदद से जो है चमड़े के रोमों को भी हटाया जा सकता है, रोम को हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं। जीवाणुओं का अगला उपयोग होता है प्रतिजैविकों के उत्पादन में। जीवाणुओं के उपयोग से ही कई एंटीबायोटिक औषधियों का उत्पादन होता है, राइट। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइट, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्रतिजैविक है अगला हो जाएगा प्रतिजैविक उत्पादन हो जाएगा एंटीबायोटिक। तो जीवाणु का उपयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसियास का जो प्रयोग है उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर जीवाणुओं से हानि, राइट। तो जीवाणुओं से क्या हानि होती है या हानिकारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणुओं से हानि और हानिकारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं वो समझते हैं हम यहाँ पर। देखो, तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं,
परंतु कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि जंतु या मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाएं तो शारीरिक गतिविधि को अवरोधित करते हैं या कई प्रकार की क्या करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो कई जीवाणु मनुष्यों, पौधों एवं पशुओं में कई प्रकार की बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन जीवाणुओं को ही हानिकारक जीवाणु कहा जाता है। और चूंकि इनसे स्वास्थ्य में क्या होती है, विकृति उत्पन्न होती, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यही जीवाणुओं की क्या हो जाएंगी, हानि हो जाएंगी। जैसे अगर जल में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो उनसे हैजा, म्यादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, राइट, प्लेग इत्यादि जो है वो बीमारियां हो सकती हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कवक। तो देखिए जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी कुछ गुण एवं विशेषताएं तो क्या होती हैं, समान होती हैं, परंतु कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जो अलग हैं उनको हमको याद रखना है, राइट। तो कवक या फफूंद या फंजाई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि विषमपोषी होते हैं, राइट, विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और विषमपोषी में भी कैसे होते हैं, ये मृत जीवी होते हैं, अर्थात कवक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले या फिर मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कवक कहा जाता है। ये संसार में प्रारंभ से ही होते हैं। साथ ही साथ कवक को क्या कहा जाता है, अपमार्जक कहा जाता है, राइट। इनका सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि इन्हें संसार में अपवर्जक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इस पर्यावरण में कई जीवों की, कई सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होती है और अगर वो सड़ गल के अगर फिर से उन्हीं तत्वों में विलीन नहीं होंगे तो हमारे पर्यावरण में कितना प्रदूषण होगा या कितनी गंदगी होगी। तो चूंकि जो कवक है वो सड़े गले या मृत कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी भी जीव जंतु के मृत शरीर को ये जो है मिट्टी या सभी जो कार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अपमार्जक के रूप में भी जाना जाता है, राइट। और साथ ही साथ इनके द्वारा जगत में से जो जैविक कचरा है वो भी साफ कर दिया जाता है। जो कवकों का अध्ययन है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है और पी.ए. जो माइकल हैं उनको माइकोलॉजी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब हम यहाँ पर कवक की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो कवक की विशेषताएं, कवक के गुण या कवक के लक्षण, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि कवक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो पर्णहरित क्या होते हैं, रहित होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है और ये अपना भोजन सड़े गले पौधों या जीवों से तथा मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। इनमें जो प्रजनन है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका शरीर थैलस होता है, अर्थात इनका जो शरीर है वो जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। साथ ही साथ ये असंवहनीय होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम एवं फ्लोएम जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं। जो कवक हैं ये परजीवी होते हैं और इसमें भी ये मृतोपजीवी भी होते हैं, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ जंतुओं के साथ में सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, राइट। तो ये मृतोपजीवी सहजीवी के रूप में नम, छायादार एवं अंधेरे स्थानों में ये तेजी से वृद्धि करते हैं, राइट। इनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है और इनमें जो भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, जो है संचित होता है, या इनके संचित भोजन को ग्लाइकोजन कहते हैं। अब कवक का महत्व या लाभ, तो कवक कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है या कवक का महत्व या लाभ को जो है हम इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, भोजन में या खाद्य पदार्थों में। तो अनेक कवक में प्रोटीन एवं विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक बनाने में, राइट।
तो कवक से कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और कवक से कई प्रकार के प्रतिजैविक भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पहली बार जो है वो एंटीबायोटिक बनाई थी और उन्होंने पेनिसिलिन प्रतिजैविक का जो था आविष्कार किया था। किससे? पेनिसिलियम जो नानेटम जो है कवक से इन्होंने पेनिसिलियम प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। साथ ही मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होते हैं। कई कवकों में जल को रोकने की शक्ति होती है। साथ ही साथ ये कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं? सूक्ष्म तत्वों में तोड़ देते हैं। अर्थात जो सड़े गली पत्तियां होती हैं या तना होता है उसको जो है कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। अर्थात ये ह्यूमस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होते हैं। राइट, अर्थात ये ह्यूमस को बढ़ाते हैं। इससे मृदा की उर्वरकता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अब हम समझते हैं कवक से हानियां। राइट, तो कुछ जो कवक होते हैं जब वो जीवों में जंतुओं में, राइट, जब कुछ जो कवक हैं वो जीवों में जंतुओं में या फिर अन्य पौधों में प्रवेश करते हैं तो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं या नकारात्मक असर डालते हैं, उनको हानिकारक कवक कहते हैं। राइट, जिनके उदाहरण हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक तो ये है कि जो कवक है वो अचार है, मुरब्बा है या रोटी, इनको सड़ाकर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। राइट, और साथ ही साथ मनुष्यों में कई रोग उत्पन्न करते हैं जैसे अस्थमा या दमा है। ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। खाज जो है वो इकेरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। पौधों में भी जो मूंगफली का टिक्का रोग है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक से होता है। और गन्ने का रेड जो रॉट होता है वो कोलेटोटाइकम, राइट, फल के टेम जो है नामक क्या होता है? कवक से होता है। अब अगले हो जाएंगे शैवाल। राइट, तो शैवाल ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कैसे होते हैं? सरल होते हैं। राइट, तो शैवाल ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सरल होते हैं। साथ ही साथ शैवाल आत्मपोषी होते हैं। अर्थात शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के समान अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। साथ ही साथ इनमें पर्णहरित या क्लोरोफिल भी पाया जाता है। राइट, कुछ जो शैवाल हैं वो एककोशिकीय होते हैं तो कुछ शैवाल जो हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनमें से कुछ शैवालों में जो है जड़ एवं पत्तियां जो हैं वो ये पौधों के समान होते हैं परंतु इनमें जड़ एवं पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ये भी क्या होते हैं? जो है जलीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये नम भूमि में, अलवणीय एवं लवणीय जल में, वृक्षों की छाल में, राइट, नम दीवारों पर, राइट, हरी भूमि पर या जो है नम दीवारों पर हरी भूरी या काली परतों के रूप में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। और जो शैवालों का अध्ययन है उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। और फाइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? फ्रीस्च हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर शैवालों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो शैवालों का जो शरीर होता है वो थैलस होता है। अर्थात जड़, तना, पत्तियों में जो है विभाजित नहीं होता है। ये असंवहनीय होते हैं। राइट, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसीलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आत्मपोषी होते हैं अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। साथ ही साथ इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। राइट, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है परंतु शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अधिकांश जो शैवाल हैं वो जलीय होते हैं परंतु जो कुछ शैवाल हैं, राइट, वो हरी भूमि या काली परतों के रूप में वृक्षों की छाल में, लवणीय जल में, राइट, और इसके साथ साथ जो है लकड़ी, चट्टानों, राइट, और स्थल भाग में भी जो है वो पाए जाते हैं। और कुछ जो शैवाल हैं वो सहजीवी संबंध भी दर्शाते हैं जैसे लाइकेन। क्लियर? जो शैवाल हैं हमने देखा कि शैवाल पौधों के समान होते हैं और इनमें लवक भी पाए जाते हैं। राइट, तो इनमें 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल हो जाएगा, राइट, कैरोटीनाइड हो जाएगा और फाइकोविलिन, ये जो है वर्णक पाए जाते हैं। और शैवालों को भी हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। राइट, लाल रंग के शैवालों को रोटोफाइटा कहा जाता है, भूरे रंग के शैवालों को
फियोफाइटा कहा जाता है, और जो हरा शैवाल होता है उसको क्लोरोफाइटा कहा जाता है। तो क्लोरोफाइटा हरा शैवाल, फियोफाइटा भूरा, और रोडोफाइटा लाल शैवाल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर शैवालों के महत्व को या लाभ को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में। खाद्य पदार्थों में शैवाल का बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, डी, ए आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है, भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। राइट। कुछ जो शैवाल हैं उनका प्रयोग भोज्य पदार्थों में, जैसे अगर हम देखें तो जो अल्वा नामक शैवाल है उसका प्रयोग जापान के लोग सलाद के रूप में करते हैं। तो जो अगर अगर नामक पदार्थ है जो कि लाल शैवालों से प्राप्त होता है, उसका प्रयोग अगर अगर का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं, अल्वा का प्रयोग सलाद के रूप में, और जो लिमनेरिया समुद्री शैवाल है उससे आयोडीन जो है वो प्राप्त किया जाता है। फिर कृषि में भी जो है शैवालों का उपयोग करते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, नॉस्टोक हो जाएगा, एनावीना हो जाएगा। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो नील हरित शैवाल है वो बंजर भूमि को उपयोग बनाने में करते हैं। साथ ही साथ इससे जो पहले वाला हमने लेक्चर पढ़ा था, राइट, उसमें भी हमने शैवाल को किसमें, थैलोफाइटा समूह में, राइट, थैलोफाइटा समूह में शैवालों को बहुत ही अच्छे से इनके कार्यों को पढ़ा था। राइट। तो एक बार उसको भी आप देख लें। अब हम समझते हैं यहाँ पर शैवाल से हानि या हानिकारक शैवाल। राइट। तो शैवालों से भी कई प्रकार का आर्थिक दृष्टि से हानि होती है, उनको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, वाटर ब्लूम हो जाएगा। वाटर ब्लूम क्या होता है, शैवाल पाए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, और कभी कभी किसी वाटर बॉडीज़ में शैवाल इतनी तेज़ी से वृद्धि करते हैं कि शैवालों की जो परत है वो पूरी की पूरी वाटर बॉडी, जैसे तालाब है या नदी है, तो जो तालाब या नदी की ऊपरी जो परत है वो शैवालों से क्या होती है, ढक जाती है। और जब शैवालों से ऊपरी परत ढक जाती है या शैवालों की एक परत बन जाती है तो उससे बहुत ही कम प्रकाश जो है वो जलीय जीवों तक पहुंच पाता है, और इसी वजह से जब प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो उससे कई बार क्या होती है, मृत्यु भी हो जाती है, जिसको वाटर ब्लूम की घटना कहा जाता है। क्लियर। फिर जो कुछ शैवाल हैं वो चाय के पौधों में रेड रस्ट रोग भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर जो कुछ शैवाल हैं वो विषैले प्रकृति के होते हैं, इसीलिए ये जिस भी जल क्षेत्र में या जल बॉडी में, वाटर बॉडी में पाए जाते हैं उसका पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। साथ ही कई बार जो शैवाल हैं वो पाइपलाइन में क्या होते हैं, वृद्धि कर जाते हैं, जिससे पाइपलाइन चोक हो जाती है, साथ ही पाइप का क्या होता है, क्षरण भी हो जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोजोआ, या क्या हो जाएगा, प्रजीवगण हो जाएगा। राइट। तो प्रजीवगण या प्रोटोजोआ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय तो जीवाणु भी होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं, जबकि जो प्रोटोजोआ है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, परंतु ये यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। अर्थात इनकी जो कोशिका होती है उनकी कोशिका में केंद्रक जो है, केंद्रक होता है। राइट। और ये जो गोल्डफस वैज्ञानिक थे उन्होंने ही प्रोटोजोआ का क्या किया था, नामकरण किया था। और जो है विटकर ने, R.H. विटकर ने इनको किस जगत में रखा है, प्रोटिस्टा जगत में रखा है। तो हमने देखा था कि जो पांच जगत वर्गीकरण है उसमें R.H. विटकर ने जो सभी जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगतों में किया है। राइट। एक क्या हो जाएगा, सबसे शुरू में मोनेरा जगत हो जाएगा, फिर प्रोटिस्टा जगत हो जाएगा, और उसी प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, और उसी प्रोटिस्टा जगत में ही क्या आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। फिर तीसरा था कवक, चौथा क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएगा। प्रोटोजोआ की विशेषताएं क्या होती हैं, तो प्रोटोजोआ प्राचीन जंतु होते हैं और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये एक कोशिकीय जंतु होते हैं, परंतु इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं, अर्थात इनकी कोशिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है। राइट। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये एकल होते हैं, परंतु कुछ प्रोटोजोआ जो है समूह में भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जो है
परजीवी प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों पर ही क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और इनमें जो श्वसन है वो विसरण के माध्यम से होता है। साथ ही साथ अगर हम जनन की बात करते हैं तो इनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक दोनों ही प्रकार से क्या होता है, जनन होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर प्रोटोजोआ का महत्व समझते हैं, या क्या हो जाएगा, लाभदायक क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। तो देखिए, जो कुछ प्रोटोजोआ हैं वो गंदे पानी के अवशिष्ट पदार्थों का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। राइट, अभी हमने देखा था कि जो प्रोटोजोआ हैं वो कैसे होते हैं, परजीवी प्रकृति के होते हैं, जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो जो कुछ प्रोटोजोआ हैं जो गंदी पानी में पाई जाने वाले अवशिष्ट पदार्थों का क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, और इससे पानी क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। तो कुछ प्रोटोजोआ जल को स्वच्छ बनाते हैं, अर्थात पानी में पाई जाने वाली जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका ये भक्षण कर देते हैं या अपचयन कर देते हैं। साथ ही साथ ये तालाबों एवं जलाशयों में उपस्थित जीवाणुओं का भी क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। साथ ही साथ जो प्रोटोजोआ है वो अनुवांशिकता साथ ही साथ जैव विकास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रोटोजोआ की मृत्यु होने के बाद में ये समुद्र की तली में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, और धीरे धीरे ये कई संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे समुद्रों में भित्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर प्रोटोजोआ की हानि समझते हैं, या समझते हैं हानिकारक क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ में से भी जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, जब ये दूसरे जीवों पर, मनुष्यों पर या जंतुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, अर्थात इनकी उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, और पायरिया ये अंट अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब अगला जो सूक्ष्म जीवी हो जाएगा वो हो जाएगा विषाणु, राइट, या वायरस। और कोरोना पेंडेमिक में तो आपने वायरस को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, राइट, न्यूज़ में भी आपने समझा होगा। तो देखिए, जो विषाणु होते हैं या वायरस होते हैं, वायरस या विषाणु एक अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो कि केवल और केवल जीवित कोशिकाओं में ही क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। अर्थात अगर ये जीवित कोशिकाओं से बाहर है, राइट, ये जीवित कोशिकाओं से बाहर है तो ये निर्जीव होता है, और जैसे ही ये किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करेगा या किसी भी जंतु या मनुष्य की बॉडी में प्रवेश करेगा, राइट, ये अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। इसीलिए तो विषाणु को क्या कहा जाता है, सजीव एवं निर्जीव की कड़ी माना जाता है, राइट। तो जो विषाणु है या वायरस है, विषाणु या वायरस अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं या अति सूक्ष्म जीव होते हैं। तो विषाणु या वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही क्या होते हैं, वंश वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ रचना की दृष्टि से ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। जब विषाणु किसी भी जीवधारी के शरीर से बाहर होते हैं तो ये मृत समान होते हैं, अर्थात ये अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर पाते, और जैसे ये किसी होस्ट या फिर किसी भी जीवधारी की बॉडी में प्रवेश करेंगे तो ये जीवित होते हैं, और उनकी डीएनए एवं आरएनए की जो सूचना है उसमें परिवर्तन करते हुए बड़ी संख्या में क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं, ये म्यूटेट करते हैं, राइट। तो शरीर के बाहर इनको हम क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा भी कर सकते हैं, परंतु जैसे ये किसी भी जीवधारी की बॉडी में प्रवेश करेंगे ये क्या होते हैं, अपनी वृद्धि करने लगते हैं, राइट। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चूंकि हम इनको क्रिस्टल के रूप में रखते हैं, और जब भी अगर ये क्रिस्टलीय रूप में है, अर्थात अगर होस्ट नहीं होगा तो ये पुनरुत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये सैकड़ों वर्ष जो है वो सुषुप्त अवस्था में रह सकते हैं, और जैसे ही ये किसी भी जीवधारी के शरीर में प्रवेश करेंगे तो उससे संपर्क में आते ही उसकी कोशिका को भेद कर आच्छादित कर देते हैं, और उससे जीव जंतु क्या होता है, बीमार हो जाता है। साथ ही साथ
जब वायरस किसी भी जीवधारी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह उस जीवधारी के कोशिका के जो मूल आरएनए है एवं डीएनए, आरएनए एवं डीएनए की जो भी जेनेटिक जानकारी है, राइट, उसको अपनी जेनेटिक जानकारी से बदल देता है, राइट। और जो संक्रमित कोशिका होती है वह लगातार अपनी जैसी कोशिकाओं का क्या कहती है, पुनरुत्पादन कर देती है, राइट। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि जैसे ही कोरोना का अगर एक भी वायरस आपके अंदर प्रवेश कर गया तो वो जीवित अर्थात हमारे शरीर की आरएनए एवं डीएनए की जो जेनेटिक सूचनाएं होती हैं उनको अपनी जेनेटिक सूचनाओं से क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा। और हमारे शरीर में ही फिर जो कोशिकाएं हैं वो संक्रमित कोशिकाएं लगातार उन जैसी संक्रमित कोशिकाओं को क्या करेंगी, उत्पादित करेंगी, जिससे धीरे धीरे हमारे शरीर में जो है कोरोना वायरस फैलता जाता है। और यही वजह है कि इससे फेफड़े क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं और ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो जैसे ही ये जो वायरस है ये किसी भी जीवधारी के शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये बड़ी संख्या में क्या करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं। और कई बार इसी कॉपीज बनाने में, राइट, जो जेनेटिक संरचना में, जो जेनेटिक सूचना में जब कभी भी थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो उसी से ही क्या होता है, वेरिएशन भी आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अल्फा वायरस हो जाएगा, कोरोना का अल्फा वायरस, अल्फा वेरिएंट हो जाएगा, बीटा वेरिएंट हो जाएगा, गामा वेरिएंट हो जाएगा और डेल्टा वेरिएंट जिसने फिर द्वितीय वेव में बड़ी तबाही मचाई थी, राइट। जो इवानोवास्की हैं वो जीवाणु और के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। उन्होंने ही इसकी खोज की थी। साथ ही साथ इवानोवास्की ने ही बताया था कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं उनमें ही क्या होते हैं, मोजेक जो है रोग है वो पाया जाता है। जो विषाणु है या वायरस है, विषाणु या वायरस की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि ये सजीव एवं निर्जीव के बीच की क्या मानी जाती है, कड़ी मानी जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषाणु कैसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो इसको हम निम्न बिंदुओं से जो है वो स्पष्ट कर सकते हैं। तो विषाणु निर्जीव होते हैं जिनके हम जो निम्न है वो तथ्य दे सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज ये है कि सजीव श्वसन करते हैं, परंतु विषाणु जो है वो श्वसन नहीं करते हैं। जब विषाणु किसी भी जीवधारी से बाहर होते हैं तो क्रिस्टलीय रूप में ये कई सालों तक जो है वो बगैर श्वसन के भी रह सकते हैं। साथ ही साथ जब ये क्रिस्टलीय रूप में होते हैं तो इनमें वृद्धि की प्रक्रिया भी नहीं होती है। साथ ही साथ इनमें ना तो पोषण पाया जाता है ना उत्सर्जन पाया जाता है, तो पोषण उत्सर्जन जैसी क्रियाओं का अभाव होता है। और साथ ही साथ ये कोशिकीय संरचना का प्रदर्शन भी नहीं करते हैं, इसीलिए विषाणुओं को क्या माना जाता है, निर्जीव माना जाता है। परंतु जैसे ही विषाणु किसी जीवधारी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह क्या करता है, वह जो है वो जीवधारू की जो डीएनए एवं आरएनए की जेनेटिक संरचना होती है उसकी जानकारी को अपनी जानकारी से बदल देता है। और फिर जो संक्रमित कोशिका होती है वो लगातार अपने जैसी कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। अर्थात ये सजीव कोशिकाओं में प्रवेश करने पर यह वृद्धि करते हैं। सबसे पहला तो यही सजीव होने का गुण हो जाएगा। साथ ही साथ ये न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने हुए होते हैं, राइट। और इनका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। साथ ही साथ ये ताप के प्रति भी क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। इन तथ्यों से हम कह सकते हैं कि विषाणु क्या होते हैं, सजीव होते हैं। अब जो विषाणु है उसके प्रकार समझते हैं। तो विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, पादप विषाणु, राइट। तो पादप विषाणु ऐसे विषाणु होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, आरएनए उपस्थित होता है, उनको पादप विषाणु कहते हैं। जैसे टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा। फिर जंतु विषाणु हो जाएंगे जिनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है, राइट। परंतु इनमें कभी कभी क्या होता है, आरएनए भी पाया जाता है। ध्यान से समझ, जंतु विषाणु उन विषाणुओं को कहते हैं जिनमें डीएनए उपस्थित होता है, परंतु साथ ही साथ आरएनए भी जो है, कभी कभी आरएनए भी उपस्थित होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएंगे, जीवाणु भोजी वायरस। तो ये केवल जीवाणुओं पर ही क्या होते हैं,
आश्रित होते हैं और उनका भक्षण करते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे 2 फेज क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। अब जो विषाणु हैं वो भी लाभदायक होते हैं। तो विषाणु का महत्व या लाभदायक विषाणु को हम जो है निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले चीज तो ये है कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, जिससे हम जैव विकास के जो है अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। फिर जो कई विषाणु होते हैं वो जीवाणु संभोजी होते हैं, राइट। तो कई जीवाणु भोजी जो वायरस है उसका उपयोग हम जल को खराब होने से बचाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, वायरस जो है जीवाणु या बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। इसीलिए जल में ऐसे बैक्टीरिया जो कि जल को प्रदूषित करते हैं उनको हम वायरस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जल को खराब होने से बचा सकते हैं। फिर कई प्रकार की वैक्सीन्स का निर्माण हो जाएगा, राइट। कई दवाइयाँ एवं कई जेनेटिक अभियांत्रिकी में जो है विषाणु का प्रयोग किया जाता है। फिर विषाणु से हानि या हानिकारक क्या हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। तो विषाणु या वायरस कितना हानिकारक हो सकता है इसका उदाहरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं और आप और हम सब जो हैं वो पिछले 2-3 वर्षों से देखें तो कोरोना पेंडेमिक की जो विपत्ति है उससे जूझ रहे हैं। और हमने ये भी समझा कि एक वायरस जो है या एक विषाणु जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है, राइट। तो जो विषाणु होते हैं वो मनुष्यों एवं पौधों में और जंतुओं में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, कोविड-19 हो जाएगा, राइट। जो कि SARS-CoV WHO के अनुसार ये किस वायरस से होता है, SARS-CoV-2 वायरस से कोविड-19 जो है वो बीमारी होती है, राइट। फिर एड्स है जो कि HIV वायरस से होती है। पौधों में भी जो पोटैटो मोजेक है वो पोटैटो वायरस से होता है। और तंबाकू का मोजेक जो रोग है वो टोबैको मोजेक वायरस से होता है, राइट। अब ये जो रोग हैं ये 2 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो चाहे कवक से होने वाले रोग हों, राइट, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हों, जीवाणु से होने वाले रोग हों, विषाणु से होने वाले रोग हों या सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो रोग हैं उनके केवल एक 2 उदाहरण जो है वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, राइट। जो यूनिट 6 है हेल्थ, उसमें हम सभी बीमारियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए हम उसमें इनसे जो होने वाले रोग हैं उनको बहुत ही डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।